नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग दिन का दूसरा निबंध देखेंगे और यह 5वां ऐसे है। और बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से आयामों से गुजरी है, तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों जो भी फ्लो चार्ट है, इसको फ्लो चार्ट को बनाने का ज़रूर आप देखिए। और जैसे जो आप अलग से भी जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो फ्लो चार्ट की एक प्रक्रिया है उसको ज़रूर अपनाइए आप लोग, ठीक है। और दोस्तों इस निबंध को लिखने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे अभी जो शाम को 5 बजे जो निबंध गया था उसकी नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंची है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन ना आए तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निबंध दिन में 2 आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों निबंध को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को भी ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां होती हैं दोस्तों, वो आपसे नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ में और क्या चीज़ें हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है। तो देखिए एक पेज में जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी ऐसे को, तो एक कोई कोटेशन होनी चाहिए या कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए आपके उत्तर में। इसके साथ में जो अच्छे शब्द होते हैं उनका चयन करिए और अच्छे शब्दों का चयन, अच्छे शब्दों को आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। जो डेटा है उसको थोड़ा सा रखिए। तो इस तरीके से चीज़ों को समावेश करते हुए अच्छे से आप इस निबंध को लिखिएगा। हर सेक्टर से मैं आप लोगों को अभी लगभग 9 दिन बाकी हैं, 9-10 दिन, तो आपको सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी, ठीक है। निबंध की जो प्रक्रिया है इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा। देखिए निबंध जो है बदलते विश्व में भारतीय विदेश नीति। तो देखिए जब भारतीय विदेश नीति की बात करते हैं तो हम आज़ादी के बाद से स्टार्टिंग करेंगे, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 1947 से लेकर 1962 तक की जो विदेश नीति रही है, कौन कौन सी कूटनीति हमारे देश और राष्ट्र के द्वारा अपनाई गई, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में हमारा देश अच्छी स्थिति में नहीं था, इसीलिए पंडित नेहरू और जो अन्य व्यक्ति थे हर तरफ आशावाद की चीज़ों को लेकर चलते थे। एक आशावादी गुट निरपेक्षता की नीति देखी गई, क्योंकि उस समय देखिए द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी। एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ जो था आपका यूएसए यानी अमेरिका था। लेकिन जैसे जो जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा था, वास्तविक अपेक्षाएं कुछ अन्य थीं। 1962 के बीच में जैसे बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जिस पर भारतीय विदेश नीति किस तरीके से चलती है, वो सारी चीज़ें हैं। वास्तविक अपेक्षाएं क्या थी कि भाई भारत को करना ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसको संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए था। लेकिन जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने इस मुद्दे को नहीं उठाया। भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर अपना दावा त्यागना, ऐसी चीज़ें होने लगी जो वास्तविकता से परे थी और लोग आशावादी। भाई शीत युद्ध काल में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और उसी समय नाम का भी स्थापना की जाती है भारत और अन्य राष्ट्रों के द्वारा। तो ये घटनाएं घटित होती हैं और वास्तविक अपेक्षाएं कुछ और रहती हैं। जो एक्चुअल ज़मीनी हालत थी उसमें क्या होता है, उसमें देखिए ये होता है कि ना चाहते हुए हमारी जो संबंध थे, देखिए हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो चाहे रशिया का हो, सोवियत यूनियन का हो या अमेरिका के साथ में हो, दोनों की तरफ हम किसी भी तरफ नहीं जाना चाहते थे। इसके साथ में क्या था, चाइना से हम बहुत अच्छे रिलेशन थे। आज़ादी के बाद से चाइना से कभी हमें नहीं लगा था कि एक युद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए एक अप्रत्याशित चीज़ घटना घटित होती है 1962 को कि एक अप्रत्याशित युद्ध लड़ना पड़ता है
चाइना के साथ में। तो ये हमारे देश की कहीं ना कहीं एक कूटनीति के रूप में विफलता थी कि कहीं ना कहीं लोग जो विदेश नीति को बनाने वाले थे वो चीज़ों को नहीं समझ पाए। देखिए, विदेश नीति का मूल आधार ही होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही विदेश नीतियां समय समय पर बनती हैं। जो घटनाएं हो रही उन घटनाओं को देखते हुए हमारी विदेश नीति आगे बढ़ती है। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग 1962 से 1971 के बीच की कैसी हमारी विदेश नीति रही, तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने 1962 में अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी घटित हुई, कुछ चीज़ें हमसे भी गलती हुई, तो हमारे देश के लोगों की तरफ से ये अपेक्षाएं करने लगे कि अब चीज़ें व्यवहारिक होनी चाहिए, व्यवहारिक यथार्थवाद पर चीज़ें चलनी चाहिए। जो व्यवहारिक विकल्प है उसको आपको देखना होगा, वो चाहे आपका रशिया हो या अमेरिका हो या चीन हो। भाई, चीन से तो हमारा युद्ध ही हो चुका था और लगातार विवाद हमारा पाकिस्तान से चल ही रहा था। तो ऐसी स्थितियों में क्या था, ऐसी स्थितियों में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि व्यवहारिक विकल्प देखना कि कौन सा देश से हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो है, उसी के साथ में अपने जो संबंध हैं उनको बेहतर करना। उसी के बीच में 1969 के आसपास में राजनीतिक अशांति भी होती है, ठीक है, रोलिंग प्लान भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राजनीतिक अशांति भी देखी जाती है। और इसी के साथ में जैसे ही 1965 आता है, 65 के आते आते भारतीय विदेश नीति के मामले में जो सोचा नहीं था, देखिए पाकिस्तान के साथ में भी 1965 में चाइना के साथ में एक चाइना और पाक के साथ में एक तनावपूर्ण स्थिति बनती है 1965 में। 65 में पाक के साथ में एक तनावपूर्ण स्थिति बनती है, जिसके कारण विदेश नीति की आलोचना भी की जाती है कि भाई आपने किस तरीके की विदेश नीतियाँ बनाई थी, किस तरीके से चीज़ें आपने करी थी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और इसी के व्यवहारिक विकल्प के कारण ही 1971 में जाते जाते भारतीय विदेश नीति में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। भारत और सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और यहीं से अधिक यथार्थवादी कि भाई जो चीज़ें धरातल पर हैं उसी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों को देखते हुए हमें बिल्कुल यथार्थवादी होना, यथार्थ रूप में चीज़ों को समझना, देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 1971 से 1991 के बीच की नीति। तो देखिए 1971 में क्या होता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया होता है और भारत फिर मदद के लिए पहुंचता है, बांग्लादेश के साथ में खड़ा होता है और नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण किया जाता है। 1974 में पोखरण परीक्षण भी किया जाता है। ये भी ऐसी चीज़ें होती हैं। भारत क्या करता है, भारत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की भी घटना होती है। तो हर मोर्चे पर भारतीय विदेश नीति अपना डंका बजा रही थी। ठीक है, इस समय कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि अमेरिका चीन के बीच में घनिष्ठता देखी जाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, भाई रूस से हमारे संबंध अच्छे थे, हमने 1971 में संधि करी थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में अब चाइना को लगा कि भाई हमसे बायकॉट कर रहे हैं। भाई नैम की स्थापना करके भारत ने ये भी दिखा दिया था कि वो किसी गुट में नहीं है, ऊपर से संधि आप उसके साथ में कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। 1971 से 91 के बीच में जो हम लोग देखते हैं तो अमेरिका और चीन के बीच में घनिष्ठता वार्ताकार के रूप में पाकिस्तान आ जाता है। अब एक ध्रुवी स्थिति का सामना करना पड़ता है भारत को। ठीक है, इधर चाइना है, इधर अमेरिका है और पाक भी है। तो ऐसी स्थिति में तीनों को बैलेंस करना, इनके सामना करना, ये कुछ चुनौतीपूर्ण काल था। उसी के बाद में देखिए 1972 में शिमला समझौता भी होता है। ठीक है, पाक के प्रति एक आशावादी रवैया भी हमेशा अपनाया जाता रहा है। ये तो इधर 2014 के बाद में जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। तो कांग्रेस के काल में हमेशा बातचीत का एक माहौल रहा है। मैं नहीं कहता, देखिए बातचीत से ही चीज़ें सुलझती हैं,
युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर फिर आपको आगे बढ़ना होता है। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो जो आपका गलवान घाटी की स्थितियाँ हों, लद्दाख की स्थितियाँ हों, या लिपुलेख का मामला हो, या अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, सभी में ऐसी ही स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई सारी की सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होती हैं। किस तरीके के आपने राजनयिक संबंध, कूटनीतिक संबंध बनाए हैं राष्ट्रों से, इसीलिए आज की डेट में अमेरिका खड़ा है भारत के साथ में, रशिया भी खड़ा है, ठीक है, हर तरीके से मदद भी कर रहा है रशिया। और जहाँ तक बात रही जम्मू कश्मीर की समस्या, वो ऐसे ही बनी रहती है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं 1971 से 1991 की नीति के बीच में। अब आगे चलते हैं हम लोग 1991 से 99 के बीच के की जो हमारी भारत की विदेश नीति रहती है, तो उसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इस समय एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि इस समय देखिए 1990-91 में सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका होता है, और जिसके कारण अब विश्व में केवल एक ध्रुवीय व्यवस्था रहती है, अमेरिका सुपर पावर रहता है। ऐसी चीज़ें वैश्विक परिदृश्य में देखी जाती हैं। तो इसी चीज़ों को अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए भारत इजराइल से राजनीतिक संबंधों का विकास कर रहा होता है, साथ साथ मुक्त आर्थिक संबंधों को भी बढ़ा रहा होता है। भाई कहीं ना कहीं आपको जो फ्री ट्रेड है उस पर भी काम करना होगा, और इसी समय उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी एक प्रणाली लाई जाती है भारत की विदेश नीति में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और ये घटनाएं घट रही होती हैं। तो मुक्त आर्थिक संबंध, सभी देशों के साथ में समान रूप से आप व्यापार करें, ठीक है, कोई भी दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र में व्यापार कर सकता है, और हम उस देश में, उस राष्ट्र में अपना व्यापार फैला सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। 1998 में देखिए, 1998 में भारत ने स्वयं परमाणु संपन्न देश घोषित किया था, वो भी संयुक्त राष्ट्र में ये चीज़ें घोषणा करी गई थी। तो ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति की बहुत बड़ी एक तरीके से उपलब्धि थी। लेकिन देखिए अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 2000 से लेके 2013 के बीच की नीति। तो अब इस समय भारत और अधिक यथार्थवादी बन गया और एक शक्ति संतुलनकर्ता की भूमिका निभाने लगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसी स्थितियां 2000 से लेके 2013 के बीच में हमारे संबंध यूएसए से भी अच्छे रहे, चाइना से भी अच्छे रहे, रशिया से भी अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा एज इट इज़ वैसे ही बना रहा। तो ये जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या है, वो लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान, ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें जो विदेश नीति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अन्य कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे विफल रहते हैं। हमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ में एक सीमा विवाद बना रहा है। जम्मू कश्मीर का मसला था, वो तो अभी जाकर समाप्त हुआ है 2014 के बाद। तो ये कुछ बातें हुई हैं, और इसी बीच में ये जो टाइम पीरियड रहता है 2000 से लेकर 2013 के बीच में, तो इसी में अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटाता है और परमाणु समझौता भी करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। कारगिल युद्ध के संदर्भ में विश्व समुदाय ने समर्थन किया था भारत का। रूस, जापान, इनकी शक्तियाँ बढ़ रही थी, तो भारत ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए इनकी शक्ति का उपयोग किया। अब देखिए 2014 से लेके अब तक भारत की विदेश नीति कैसी रही। तो देखिए भारत की विदेश नीति 2014 से लेके अब तक कैसी रहेगी, उस पर अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 2014 के बाद में अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ये बहुत अच्छी बात रही और यह एक सकारात्मक कदम भी रहा। विश्व समुदाय ने भारत की प्रशंसा भी करी, ऐसी चीज़ें हुई। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि बहुध्रुवी एशिया पर बल दिया गया, जो दक्षिण एशिया है, पूर्वी एशिया है, इस पर बल देने की बात कही गई, क्योंकि जितने भी
जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ हमें संबंध बनाकर चलने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें चली। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया दिखा नहीं रहा है। गलवान में और बाकी जगहों पर क्या चल रहा है, किस तरीके से कूटनीतिक चीज़ें चल रही हैं, क्या यथा स्थिति है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं। और जो विदेश नीति है वो अब काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको 2014 से लेके अब तक वर्तमान तक जो निष्पक्ष रूप से जो चीज़ें हो रही हैं, जो सामने दिखाई दे रही हैं, उन पर आपको बात करनी है, उन पर आपको चीज़ों को बताना है। ठीक है, जैसे कई राष्ट्र थे जो एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय विदेश नीति संबंधों में कटुता भी दिखाई पड़ी, ये भी ऐसी चीज़ें कुछ हुई। ठीक है, तो अब देखिए स्वतंत्रता के बाद बदलते परिदृश्य में अब हम लोग जो भारत की विदेश नीति किस तरीके से कौन कौन से जो समय है, टाइम है, मोड़ है, उससे गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची है। अब देखिए कूटनीति जैसे जो भारतीय विदेश नीति है उसके लिए और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे भारत की विदेश नीति और कूटनीति हेतु कौन कौन से सुझाव हैं, इस पर आप चीज़ों को बता सकते हैं। और भी कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में आता है, क्योंकि देखिए सभी व्यक्तियों की सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसीलिए चीज़ों को आप अपने अनुसार भी कुछ पॉइंट्स अगर आपके माइंड में स्टिक करते हैं तो उनको भी आप डाल सकते हैं। कूटनीति हेतु सुझाव की जहाँ तक बात करते हैं तो भारतीय विदेश नीति के लिए है कि सबसे पहली चीज़ है कि यथार्थवाद पर बल देना चाहिए, कि जो चीज़ दिखाई दे रही, जो राष्ट्रीय हितों के अनुसार जो चीज़ें सही हैं उसी पर काम करना चाहिए, उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए RCEP से जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी उससे भारत बाहर हो गया, लेकिन कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए कि हम तेज़ी से आगे बढ़ें, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े, जिससे हम एक वैश्विक संबंध जो हैं, ठीक है, ग्लोबल रिलेशन जो है कंट्रीज़ के साथ में वो अच्छे कर सकें। और जितने भी वैश्विक संवाद होते हैं तो उनको समझना, उनके अनुसार अपने राष्ट्रीय हितों को देखना, राष्ट्रीय हितों के अनुसार चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपनी भारतीय विदेश नीति को पैना करना। देखिए हठ धर्मिता को त्याग करना, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हठ धर्मिता को त्याग करना, कि नहीं भाई हम करेंगे तो यही करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय विदेश नीति जो होती है, मतलब किसी की भी फॉरेन पॉलिसी होती है, तो वो राष्ट्र के हितों के अनुसार होनी चाहिए, कि हाँ भाई अगर सीमा विवाद है तो आप उसको सुलझाइए। ऐसा नहीं है कि उसको बना कर रखा जाता है कि हाँ भाई अभी चल रहा है, चलने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। या पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध अच्छे नहीं है, चाइना के साथ में संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, वर्तमान में देखते हैं तो पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, अब तो नेपाल भी बिल्कुल सिर उठाने लगा है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये भारतीय विदेश नीति को एक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, और इस पर जो विदेश नीति को जो मेकर हैं, बनाने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हठ धर्मिता से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जितने भी विवाद हैं उनको समाप्त करना होगा, उनको ठीक करना होगा, अन्यथा आप अपने पड़ोसी राष्ट्रों से ही उलझे रहेंगे, आप आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे, आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। अब तो ऐसे भी थोड़ा सा लेट होगा, बनेंगे, आगे बनेंगे, लेकिन अब GDP इस समय अगर वर्तमान में देखते हैं तो -23.9% पहुँच चुकी है। तो ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को अपनी विदेश नीति में एक बेहतर बदलाव राष्ट्र हितों के अनुरूप करने होंगे, लोगों के अनुरूप करने होंगे। देखिए जैसे खाड़ी देश हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, ईरान के साथ में हमें संबंध बेहतर करने होंगे। ठीक है, अभी भी हैं, अच्छे हैं संबंध, लेकिन और हमें संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा, और सभी के साथ जो एक राष्ट्रीय हित के अनुसार कूटनीति का निर्माण किया जाना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो भारत है, भारत का विकास हो सके, भारत आगे बढ़ सके और एक महाशक्ति के रूप में उभर सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा निबंध लिखना है, निष्कर्ष में आप लोगों को बताना है। सुझाव ही बता दीजिए, और कोई अच्छे सुझाव हैं आपके पास में तो उनको भी ऐड करिए, उनको भी लिखिए और इस निबंध को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। कल का अभी शाम वाला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन नहीं गई थी, तो आप लोग उस नोटिफिकेशन मतलब चैनल पर जाकर आप उस चीज़ को, जो निबंध है डिजिटल इकोनॉमी का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।